हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायो का जो चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने जो है वो साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो मैंने ऐसा सोचा है कि बायो का भी स्टार्ट करूँगी, साथ में मैंने फिज़िक्स भी पढ़ाना है। तो अभी तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जेकेपीएससी की जो है वो निकल जाएगी, थोड़े थोड़े ही दिनों में जो है उनकी नोटिफिकेशन आने वाली है प्रीलिम्स के फॉर्म के लिए। तो आप जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लो पढ़ना। अगर आप यहाँ पे, मुझे ये है कि अगर एक बच्चा भी यहाँ पर आके देख रहा है तो आप यहाँ प्लीज़ फॉलो करो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपका साइंस जो है वो यहाँ पे मैं सॉर्ट करवा दूंगी, ठीक है। कुछ भी आएगा आप कमेंट करो, मुझे बताओ। मैंने चूज़ ही 9th और 10th की एनसीईआरटी करी है, क्योंकि जितना भी मैंने पीवाईक्यू देखा है मैंने ये देखा है कि 9th 10th की अगर आप साइंस करके चले जा रहे हो तो आपका जेकेपीएससी में जो केएस में हमारा साइंस का आता है वो आपका हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद जो भी अगर उसके अलावा है कहीं से भी है मैं आपको वो भी करवा दूंगी। बट पहले मेरा ये है कि 9th 10th की जो हमारा एनसीईआरटी है साइंस की वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो आज जो है मैंने बायो का ये वाला चैप्टर चूज़ किया है। एनसीईआरटी बुक से इसलिए किया है क्योंकि ये अच्छी इन्होंने नया निकाला है, जो इसमें पिक्चर्स वगैरह एग्जाम्पल सब बहुत अच्छे से है। और आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे एक 9th क्लास का बच्चा पढ़ता है, क्योंकि उसी लेवल का ही आता है, वही अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। बहुत हाई फाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो अपने आप को बच्चा ही समझो, बड़ा वो समझने की ज़रूरत नहीं है। जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ो, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताऊंगी वो आपने क्या करनी है, उसको ध्यान में रखना और समझने की कोशिश करनी है क्या है। ओके। तो जैसे ये है, आप जेकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये हर जगह आपको हेल्प करेगा। और मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बीच में हाईलाइट करवा दूंगी। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि छोटा सा एक जो हमारा सीड होता है वो इतना बड़ा, उससे पेड़ कैसे बन जाता है? एक छोटा सा सीड है, लगता है इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? कभी सोचा है? या कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी जो है वो हम कैसे ग्रो कैसे करते हैं, है ना? उसके बाद जैसे ये तो बहुत बच्चों के माइंड में आता है। आपको तो पता होगा, छोटे बच्चों के माइंड में आता है कि अगर हमें कोई कट लग जाता है तो जख्म कैसे बढ़ता है। ये भी एक है, वो कैसे बढ़ता है आपने कभी सोचा ना? पता ही है कैसे बढ़ता है, सेल्स सेल्स की वजह से, है ना? तो ये जो सब क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे इसके पीछे क्या है? सेल है। ओके। तो सेल ही है जो क्या है, एक हमारा जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो ये हम पढ़ेंगे आज। हमारा मेन आज क्या है, सेल से रिलेटेड पढ़ेंगे। सेल्स, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सेल के डिफरेंट जो ऑर्गन्स उसमें आते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल में, क्या क्या आता है वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक जो हमारी कम्युनिटी है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो भी हमारा लाइफ का ओरिजिन है वो वाटर में हुआ है। सबने सुना होगा, कहीं से नहीं भी पढ़ा तो भी सुना होगा कि ओरिजिन जो है लाइफ का वो पानी से ही हुआ है। उसके बाद कुछ रिसर्चर ने ये बिलीव किया कि लाइफ जो है ना वो छोटे स्मॉल वाटर पूल से स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या रहता है, वो ना इजीली मतलब जल्दी जल्दी चेंज होता है एज कम्पेयर टू ओशंस। तो पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे स्टार्ट हुई होगी। उसके बाद अगर हमने एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रखी है हॉट स्प्रिंग्स की। हॉट स्प्रिंग्स जो है ऐसे इन्वायरमेंट की जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ओके। तो अगर हम इंडिया में देखें हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे है, हॉट स्प्रिंग जो है पूगा वैली का, लद्दाख में। आपको ये याद रहना चाहिए कि जो पूगा वैली है वो कहाँ पे है, लद्दाख में है। वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर समझते हो, बॉइलिंग वाटर वाला। तो इवन जो लद्दाख का टेम्परेचर है वो कोल्ड है, बट वहाँ पे क्या है, हॉट स्प्रिंग है और बॉइलिंग वाटर का है। और जी इन्वायरमेंट कंडीशन जो है ना ये बिल्कुल हमारा रिलेट करता है जो हमारा 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जैसे हमारी अर्थ हुई होगी ना वैसा। ओके। तो ये ऐसा बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ऐसे हॉट स्प्रिंग में रहते हैं ना वो मोस्टली क्या होंगे, हीट लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। मतलब वो हीट को पसंद, हीट में रह सकते हैं। तो उनको बोलते क्या है, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मतलब जो हीट को पसंद करते हैं। ओके। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या होंगे, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल, जो सिंगल सेल का बना होता है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं ने मतलब कहाँ से, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ से स्टडी किया। जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे क्या है, हॉट स्प्रिंग जहाँ पर भी होते हैं ना उसके आसपास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। उस वो जो डिपॉजिट होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है जो भी हमारे अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो उनको हार्मफुल रेडिएशन से बताता है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो। और वो हेल्प करते हैं कि जो भी हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो बैरियर होता है ये क्या डिफाइन करता है, सेल को डिफाइन करता है।
ओके। ये आपको ऐसे लग रहा होगा शुरुआत है क्या है, बट ये ना आपका सेल का जो बेसिक चीज़ को समझने के लिए है कि जो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, आपका एक बेस बनेगा कि क्या है। ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, इंटरेस्ट लगा के सुनो, सब समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आगे क्या है कि सेल क्या है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमें पता है सेल क्या बना हुआ है। ठीक है, सेल का बना हुआ है, सेल जो है हमारा जो है बेसिक लेवल जो लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो ऑर्गेनिज्म हो गए सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर आपको पता होना चाहिए जो वन सेल का बना होता है। ओके, उसके बाद जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट बर्ड्स जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑब्वियसली हम मल्टी सेलुलर हैं, एक सेल का तो नहीं बना हुआ। हम मतलब ह्यूमंस को, प्लांट्स को, इन सबको नीकेड आई से देख सकते हैं तो मल्टी सेलुलर। तो ये दो टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। क्या याद रखोगे सबसे पहले आप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके, तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद क्या आता है, टिश्यूज आते हैं। अगर ये बच्चे जिनका ऑलरेडी साइंस है ना, अगर उनका भी है तो उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है, ये आपका रिविजन नहीं होगा, आप देख सकते हैं उसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद टिश्यूज के बाद क्या बनता है, बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। फिर ऑर्गन्स के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये मैंने जब मैं 9th में थी, उससे पहले भी पढ़ा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पढ़ते वक्त कि अच्छा सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर उसका ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये सब, अब ऑर्गन सिस्टम जैसे क्या हो गया, यहाँ पे दिया भी हुआ है, नेजल पोर्स जो होते हैं हमारे, नेजल कैविटी होगी, ट्रैकिया, ये इस पर लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब सेल जो होते हैं वो किस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, तो सेल जो है हमारा क्या रहता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रहता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ओके, और जो आगे है हाउ टू स्टडी सेल्स, तो इसमें ये है कि आप जो है ना 25 सेंटीमीटर दूर आपकी कोई चीज़ रखी होगी, बुक रखी होगी, आप उतना ही देख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा क्लोज लाएंगे तो आपको वो नहीं नज़र आएगा, या आप खुद कुछ भी आपके पास नोटबुक पड़ी होगी, बुक पड़ी होगी, उसको अब भी आप ट्राई करके चाहे देख लो। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद होना चाहिए कि सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, और अपने ही सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंडर कौन से ईयर में किया था, 1665 में। ये चीज़ याद रखना, बहुत पेपर्स में आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके आगे अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बहुत सारे उसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले सेल के अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फीचर जो है सेल का, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो कोई भी सेल हो। ठीक है, सेल के टाइप भी आगे करेंगे, कोई भी सेल हो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, एक थिन बाउंड्री है जो सेल को सराउंड करती है और उसके कंटेंट को बचाती है। ठीक है, जैसे हमारी जो स्किन है ये भी एक मेम्ब्रेन का काम करती है, हमारी स्किन से हवा जाती है। अगर मान लो हम किसी ऐसे बंद कमरे में हों जहाँ पे हम सांस नहीं ले पाते, तो हमें स्किन में फील होता है कि हमें हवा नहीं लग रहा है। कुछ कपड़ों में भी ऐसे होता है कि हमें वो, अगर वो ब्रीदेबल ना हो तो हमें फील होता है कि हमें हवा नहीं आ रही है। तो वही वाली बात है कि हमारी स्किन भी जो है वो भी एक मेम्ब्रेन का काम करती है। ओके, उसके बाद इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो परमिएबल होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये कुछ सबस्टांस को अपने से पास होने देता है और कुछ को नहीं होने देता है। और हाँ, नेक्स्ट ये एक एग्ज़ाम्पल था, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपने पोटैटो में, एक पोटैटो को आपने काट के पानी में रख दिया और दूसरा जो है वो सॉल्ट वाले पानी में रख दिया, तो एक में क्या होगा, एक में वो स्वेल हो जाएगा जो आप पानी में रखा था, और जो आपने सॉल्ट वाले पानी में रखा था वो श्रिंक हो जाएगा। ये एक मतलब एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे स्कूल में करते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पानी में डाला वो स्वेल हो गया, और जब उसको सॉल्ट वाले में डाला तो वो 20% जो सॉल्ट या शुगर कुछ भी रखा तो वो श्रिंक हो गया। वो क्यों हुआ, उसका रीज़न देखते हैं। सॉरी, उसका रीज़न ऑस्मोसिस था। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो पहला वाला बीकर था उसमें वो पानी क्यों स्वेल हो गया और उस वाले में पानी क्यों श्रिंक हो गया। पहली बात है, वाटर जो है वो हमेशा कहाँ से मूव करता है, एक एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर हो और लेस सल्यूट हो। ठीक है, वहाँ से वो हाई की तरफ मूव करता है। ठीक है,
वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, बट ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ये नॉर्मली भी होता है, आप कुछ भी कहीं पर भी करो हमेशा हायर टू लोअर पानी, मतलब कुछ भी होगा हायर टू लोअर जाएगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मोर वाटर तो है, लेस सल्यूट भी होना चाहिए, मतलब उसमें सॉल्ट या शुगर एडेड नहीं होना चाहिए, वहाँ से वो लेस वाटर और मोर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होती है ना वाटर की थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो होती है ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस ये हो गया ऑस्मोसिस। उसके बाद क्या है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि नेट मूवमेंट किसी भी पार्टिकल की हाई टू लो जो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, चाहे मेम्ब्रेन हो चाहे मेम्ब्रेन ना हो, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस भी क्या है, ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर है। एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होता है। जो ऑस्मोसिस जो हमारे आरओ वगैरह है, इसमें भी ऑस्मोसिस ही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, तो उसमें भी ऑस्मोसिस ही होता है कि आपका जो है वाटर मूव करता है, मोर वाटर एंड लेस सल्यूट जो है मतलब हाई टू लोअर मूव करता है। ओके, अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में वाटर जो है वो फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब क्या होता है, जो पानी सॉइल से जब मतलब रूट सेल्स में कैसे आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, जिसका भी हो, बहुत थिन होता है। आप उसकी अगर मेजरमेंट रखो तो 7 to 10 नैनोमीटर होता है। और ये किसका बना होता है, लिपिड्स और फैट्स का बना होता है। एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो आप ये वाला जो है ना डायग्राम, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में क्या है, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। और इसमें क्या है, ये बहुत सारे प्रोटीन हैं, जैसे ये दिया हुआ ना, ये प्रोटीन है, ये वाला ये प्रोटीन है। मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड बाई लेयर होता है, और उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन उसके अंदर होते हैं। अब ये जो लिपिड बाई लेयर है, इसमें क्या है, 2 लेयर्स होती हैं स्पेशल फैट की। अगर आप ये यहाँ ये देखो, ये वाला और ये वाला, क्या होता है, लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड टूवर्ड्स आउटवर्ड। एक तो बाहर की तरफ ये देखो, और ये बाहर की तरफ है। जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा उसकी हेड आउटवर्ड होती है, जो वाटर को रिपेल करेगा उसकी टेल इनवर्ड होती है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन का एक लिपिड बाइलेयर है। इतना डीप में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बट ठीक है, आप ये थोड़ा सा देख लो कि एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइड वे मूव कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही, इसलिए ये फ्लूइड भी हम इसको बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये फ्लूइड है क्योंकि मूव कर सकता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का काम क्या है, वो गेट कीपर का काम करता है, वो हेल्प करता है कि कौन सी सब्सटेंस को पास करना है और कौन सी को सब्सटेंस को पास नहीं करना है। ठीक है, तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो उसको एक्सप्लेन करता है। ओके, ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे पेपर में कभी आया नहीं है तो, लेकिन पता तो होना चाहिए कि हाँ करता है। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो अरेंज होते हैं, वो टाइल्स की तरह होते हैं ना मोज़ेक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, और जितने भी हमारे लिविंग सेल्स हैं ना, वो एक दूसरे के मतलब कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपने सराउंडिंग के साथ, अपने नेबरिंग सेल्स के साथ, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसलिए जो सेल प्लांट के या फंजाई बैक्टीरिया, उनका एडिशनल लेयर होता है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। आप एक चीज़ याद रखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, सेल्स, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया, ये पेपर में भी आया हुआ है। आगे जब मैं आपको PYQs बताऊंगी तो उसमें ये है, याद रखना, सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, उनमें एक एडिशनल वो होती है, वो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ भी रखा होगा, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब याद रखना। अब आगे ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक्सपेरिमेंट में ये है कि एक आपने क्या लिया है, एक आपने अनियन लीफ है, ठीक है, इसको रो लीफ भी बोलते हैं, या अनियन लीफ लिया, या रो या क्रैडल लिली लीफ लिया आपने, तो उसको आपने लिया, और जो चीक वाला आपने अंदर से स्किन थोड़ी सी निकालनी है, उसको रखना है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप ऑब्वियसली अनियन लीफ ले रहे हो तो उसका वो प्लांट में आ जाएगा, और अगर आप चीक का ले रहे हो तो वो एनिमल उसमें आ जाएगा, एनिमल सेल में आ जाएगा। तो उसका आगे हमने ये देखना है कि क्या हुआ रखा है, शुगर सोल्यूशन में रखना है दोनों को। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो हमारा
जो हमारा चीक सेल होगा ना, चीक सेल वो श्रिंक कर जाएगा, और जो हमारा अनियन पील है वो श्रिंक नहीं करेगा। वो श्रिंक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो अनियन पील है उसमें सेल वॉल है, और जो चीक सेल है उसमें क्या है, वो उसमें सेल वॉल नहीं है, तो वो श्रिंक कर जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है, प्लांट के अंदर है, हमने पढ़ा फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको क्या चाहिए होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ताकि वो विंड और रेन जो आज के टाइम पे चल रहा है, मानसून बारिश होती है, हवाएं होती हैं, तो प्लांट्स को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि उनको अगर आंधी तूफान कुछ भी आए तो वो अपने आप को स्टिक कर सकें। तो प्लांट सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन को, उसको सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेल वॉल जो होता है ये लीव्स फ्लावर को फॉर्म रखने में हेल्प करता है। सेल वॉल भी जो होती हैं परमिएबल होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो था ये मैं आपको बता रही थी कि जब रो लीफ या अनियन पील को अपने कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखा, तो प्लांट सेल ने क्या किया, ऑस्मोसिस की वजह से अपना पानी को लूज़ कर दिया। इसलिए जो है सेल वो श्रिंक साइज़ में नहीं करा, बट उनका जो रिजिड, क्यों, क्योंकि जो रिजिड सेल वॉल है वो अपना शेप जो है मेंटेन रखता है। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। बट जो हमारा चीक सेल होगा वो क्या रहेगा, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल जो है उनमें सेल वॉल है तो वो श्रिंक कर जाएगा, पानी उसमें से निकल जाएगा। और विदाउट अगर रिजिड सेल वॉल नहीं होती तो हमारे मतलब एनिमल जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो मूव कर सकते हैं। तो वहाँ सेल वॉल है इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। तो ये भी एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसमें। अब प्लांट सेल वॉल के बारे में आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल वॉल जो है वो प्राइमरली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से बनता है, जब वो इकट्ठे होते हैं। सेलुलोज जो है वो हमारी डेली डाइट में जो होता है वो एक्ट एज अ रफेज करता है, और ये हमारी डाइजेशन में काम करता है। इसलिए कार्ब्स खाना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, ये आपने सुना भी होगा। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई और बैक्टीरिया। ये हमने पहले भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। फंजाई एंड बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है जो उनको प्रोटेक्शन है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है उनके सेल में। ओके, अभी नेक्स्ट अगर देखें सेल के इंटीरियर में क्या होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये पार्ट जो है ये बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों को इतना ही बताते हैं हम, लेकिन हम थोड़ा बड़े हो चुके हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट आके क्या आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्या है इसमें अब नेक्स्ट क्या दिखाया हुआ है, ये जितने भी हैं ये सेल्स हैं। पहला वाला जो है ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है प्लांट सेल है, और ये वाला क्या है, एनिमल सेल है। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सेल वॉल का। कि प्लांट जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है और एनिमल में नहीं होती है। सेम हमने पीछे भी पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं उसमें जो होती है सेल वॉल होती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, आगे मैं आपको PYQs बताऊँगी यूपीएससी के ही एग्ज़ाम्स के, वहाँ से आपको भी आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें बैक्टीरियल सेल देखें, तो बैक्टीरियल सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम इसमें होते हैं। आप देखो इसमें अंदर कुछ भी वो नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, तो जो ऐसे सेल्स होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको बोलते हैं, वो सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी उसके अंदर के ऑर्गन हैं वो सराउंड हैं अपने ही मेम्ब्रेन से, कुछ अलग से कोई शील्ड नहीं मिल रही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको बता दिया। फिर अगर मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अगर कोई भी इस तरह का वर्ड आता है ना, जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, तो कैरियोटिक ये 2 वर्ड से निकला है, एक तो है प्रो और दूसरा है कैरियॉन्स। कैरियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। तो आप अगर कोई भी आपको मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है वर्ड, अगर आप वर्ड ब्रेक करना आपको आ जाता है तो आप बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ना आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है प्लांट सेल और एनिमल सेल। और प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट स्टिल अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसका वैक्यूल देखो, इसका वैक्यूल जो देखो बहुत बड़े साइज़ का है। ठीक है, इसका उसके बाद ये नीचे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, ये सब हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइजोसोम्स का क्या काम है, राइबोसोम्स क्या करती है, आगे पढ़ेंगे गोल्गी बॉडीज़ का। बस अब ध्यान से इसकी पिक्चर देख लो, आप खुद भी इसकी PDF जो है डाउनलोड कर लेना, और ये चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको क्या होता है,
चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपको आगे क्या आएगा, फंक्शंस आएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, राइबोसोम का क्या, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि यूक्रियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यूक्रियोटिक सेल्स, अब उसमें था कि उसमें वेल डिफाइंड जो क्या है, इसमें क्या मैंने पढ़ा था कि वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, अब इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो यही दोनों का मेन डिफरेंस यही है। ओके, तो अब इसको भी हम ब्रेक डाउन अगर करेंगे, यूक्रियोटिक सेल को भी अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो यूक्रियोटिक सेल का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब होता है ट्रू, क्रेयॉन्स का मतलब तो ऑलरेडी हमने देख लिया न्यूक्लियस होता है। ओके, और आपको एक और चीज़ बतानी थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ओके, दो चीज़ें हमको याद रखनी है, एक आपको प्रोकैरियोटिक याद रखना है, दूसरा यूकैरियोटिक याद रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आगे बताऊंगी मैं, आगे भी आएगा ये, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रो मतलब जिनमें न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे ये दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको क्या बताना है कि जो बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स में क्या क्या है। मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, आप देख लो, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद ये चीज़ जो है इसको मैंने स्टार भी मार्क किया हुआ है, ये पता होना चाहिए कि आ जाए। वायरस क्या है, वायराइड क्या है, प्रियॉन्स क्या है, ठीक है। तीनों क्या है, पहली तो बात है तीनों ए सेलुलर हैं, मतलब नो सेल्स, और ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। कोरोना वायरस आया था तो वायरस था, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शियस एजेंट ही है। तो वायरस का तो हमें पता है वो क्या होता है, वायरस क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होती है उसमें, और उसमें एक प्रोटीन कोट भी होता है। लेकिन जो वायराइड्स होते हैं ना, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के आसपास जो है प्रोटीन कोट नहीं होता है। उसके बाद आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, और इनमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। अगर नहीं समझ आया है ध्यान से देखना, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। ओके, अब आगे क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस बताया हुआ है, आप इसको देख लो, कुछ समझाने वाला है नहीं है आपको, मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट जो है ये, अब आप ये देखो, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते आपको बताऊँगी ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बायो का एक चैप्टर हमारा कोई 2-2 घंटे का हो जाए। तो मैं इसको जितने कम टाइम में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो प्लीज़ कमेंट करना, पूछना, इन्वॉल्व पूरी अपनी वो दिखाओ, ताकि मुझे भी हो कि आपको समझ आ रहा है, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आगे भी वीडियोस बनाऊंगी। ओके, अब आगे क्या है, वाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड्स दीज ऑर्गेनेल्स, क्यों चाहिए होते हैं आपको, क्यों, ऑब्वियसली कुछ परफॉर्म करने के लिए चाहिए होंगे, काम करने के लिए चाहिए होंगे, तो क्यों चाहिए होते हैं। एक तो बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। ओके, और ये सारे जो हैं क्या होते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, कोई भी मतलब जितने भी सेल्स के काम करने के लिए सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं मिल के काम करती हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलें तो सेल जो है एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री होता है, जहाँ पे सारे अपना अपना काम करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम न्यूक्लियस का देख लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है एक डबल लेड कवरिंग होती है। न्यूक्लियस क्या होती है, उसकी एक अंदर क्या होता है, उसकी डबल लेड कवरिंग होती है। अब ये देखो, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये देखो कितनी अच्छी डायग्राम है, सुंदर डायग्राम है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो, अच्छे से समझ जाओगे, मतलब कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इन्होंने भी अपनी बेस्ट पिक्चर यहाँ लगाई हुई है। ओके, तो देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस का एक डबल लेड कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है मटेरियल्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। क्योंकि देखो, हमने यहाँ पीछे अगर आपको ये दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, ये देखो न्यूक्लियस है ना, अब न्यूक्लियस है तो बाहर क्या है, उसके साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के बाहर भी तो चीज़ें जाएंगी ना, तो यहाँ से आपस में एक दूसरे को करने के लिए क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बीच में, जो अलाउ करता है उसको पास करने के लिए कोई भी मटेरियल्स को। उसके बाद एक और अंदर क्या होता है, उसके बीच में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक, ये देखो, ये दिया भी हुआ यहाँ पे, ये क्या होता है, एक राउंड बॉडी होती है न्यूक्लियस में, जिसका क्या होता है, जहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स का सिंथेसिस होता है, और ये सब यूनिट क्या करती हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगी, ठीक है। जो उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, ये वहाँ से निकलेंगी, न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी, साइटोप्लाज्म में जाएंगी, फिर क्या होगा, वहाँ पे एक लार्ज और स्मॉल जो सब यूनिट है वो इकट्ठे होंगे, तो उससे क्या बनाएंगे, राइबोसोम। ओके, क्या होगा, लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट असेंबल करेंगे तो क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा। अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं,
पहले तो यही है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, और दूसरा ये है कि जब सेल जो होता है वो डिवाइड होना शुरू होता है, क्योंकि हमें पता है सेल डिवाइड होता है, ठीक है, सेल सेम ही रहता है, आगे के डिवाइड होता रहता है। जब वो डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमोसोम जो होता है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रॉड के जैसा लगता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये क्रोमोसोम है। उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम में क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारा पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके, ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। इतना भी याद रख लो कि बहुत है, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ डीप जाने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगी, अभी फ़िलहाल जितना एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ लो, आगे साइंस का करना होगा हम और अच्छे से भी कर लेंगे। उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को, और जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए को उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर पूछ लें जीन्स क्या होता है, जीन्स होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो फंक्शनल क्या मतलब डीएनए का जो काम करता है, जीन्स, ठीक है, जीन्स आपने सुना भी हुआ है, तो वो फंक्शनल क्या है, सेगमेंट है डीएनए का। और दूसरी बात ये है, जब सेल जो है नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब देखो यहाँ पे ये है क्रोमेटिन, उसके अंदर क्या बताया, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम देखो कैसे, ठीक है, इस तरह से होगा, आगे जाके डीएनए का फॉर्म दिख रहा है आपको इसमें। ये जब वो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, डीएनए जो प्रेजेंट होता है एज पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो विजिबल होता है एज अ इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और व्हेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो अपने आप को क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज कर लेता है, ओके। अब नेक्स्ट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि कुछ जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं ना, सम सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करना होता है। एग्जांपल अगर हम लें आरबीसीज़ की, आरबीसीज़ फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो जो होता है ह्यूमंस में, इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन को जो है वो ज़्यादा स्पेस मिलती है और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है इसलिए क्या होता है, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा हो सकता है। पेपर में इसका रीज़न भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो कितना दिन का होता है, 128 डेज़। कितना होता है, 128 डेज़। यहीं पर याद कर लो लाइफ कितनी होती है इसकी, 128 डेज़ की होती है। उसके बाद क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है, इनका डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल, जो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, ओके। और जहाँ पे मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात होती है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ओके। तो आगे ओके अब आगे मैं आपको ये राइबोसोम जो है नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थोड़े से क्वेश्चंस बता देती हूँ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट, ये वाला, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। देखते हैं, आपको मैंने पीछे भी आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक कौन से ईयर में किया था, 1665 में। याद कर लो, जो चीज़ें फोकस करने के लिए बोल रही हूँ करो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। 2015 में आया एनडीए का। आंसर क्या है, सेल। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, आंसर भी इसका सेल है। देखो हमने जीन पढ़ लिया, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये सब पढ़ लिया, तो आंसर क्या है इसका, सेल है। उसके बाद ऑस्मोसिस पढ़ा। ऑस्मोसिस होता क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक सेमी जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका आंसर क्या है, ये है। अब मैं आपको ना जब आगे करवाऊंगी, पीवाईक्यूज करवाऊंगी, यूपीएससी के भी करवाऊंगी, तो मैं आपको वहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, आंसर तक कैसे जा सकते हो। बट मैं अभी आपको फिलहाल ये बता रही हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, आपको वो करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है ये वाला, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट में रिगार्डिंग सेल इज़ नॉट करेक्ट। तो क्या है, सेम टाइप ऑफ सेल्स और नॉट सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू। ये हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट है कि सेम टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये नॉट आना चाहिए था, बट केस ने बोला कि प्रेजेंट होते, तो इसका इनकरेक्ट है। उसके बाद हाँ ये वाला, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्या है, अब बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस न्यूक्लियस, नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट बोथ इन
प्लांट एंड एनिमल सेल, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो बस ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता है ना सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, पता है। ओके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करो कि मैम हमें समझ आया है, ये वाले क्वेश्चन हमारे हमें सॉल्व हो रहे थे, हमें समझ आ रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एक कम्युनिकेशन का मेरे लिए फ़िलहाल आपका कमेंट ही रहेगा। अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ से देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करो, सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक भी करना होता है, वो भी कर लेना। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ये वाला देख लो। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, क्यों? क्योंकि अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल वाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज प्रिवेंटेड। देखो सेल मेम्ब्रेन सबको नहीं आने देती है, कुछ को आने देती है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया है। और क्या है, ये वाला भी देखो सेल मेम्ब्रेन का है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज सेमी परमिएबल। कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सबको नहीं आने देता, कुछ को आने देता है, इसलिए सेमी परमिएबल होता है। और ये ऑस्मोसिस, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ऑस्मोसिस कैन एट मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। अब ये वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल वॉल। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे ये देखो सेल वॉल में आपको पीछे भी मैंने आपको बोलता है, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ ह्यूमन्स में नहीं, बैक्टीरिया में होता है, प्लांट्स में होता है, फंजाई। ये मैंने आपको बार बार मार्क करवाया था कि ये याद रखना कि इन तीनों में होता है सेल वॉल, ह्यूमन्स में नहीं है। ओके तो ओके आज का इतना ही रखते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी फ्रेंड्स आपके इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें। ये आपकी डेली बेसिस पे आपकी वीडियो आती रहेगी, तो आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो तो मैंने आपको कवर करवा देना है। ओके थैंक यू सो मच।